अभी देखिए, आज हम बात करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है सर। इसके बाद मतलब नॉर्मल में पास 712 को करता है तो उसकी ऊपर से कंपनी के कराया था उनके बाद कोई ऐसा फिक्स नहीं। अपन ने बात की मुल्तान जो भी जीता है इन्होंने 713 में जीता। इसके बाद भी छोड़ दिया, फिर बाद में इसके बाद क्योंकि मारेगा कब? क्योंकि अगर वो पहले ही मर जाता, मान लीजिए मृत्यु दंड दे दिया जाता, तो मुल्तान को कैसे मिलता? उसके बाद भी आज हम बात करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। कौन सा आक्रमण? तुर्क का। पहले समझिए तो फिर और इसमें भी हमें मुख्य रूप से शासक पढ़ना है या आक्रमणकारी पढ़ना है, वो होगा महमूद गजनवी। लेकिन उससे पहले 2-3 लाइनें पहले उनको देखिए। 962 ईस्वी बात कब की है? 962 ईस्वी की। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल्पगीन। कई जगह अल्पतगीन भी नाम मिलता है। इसने 962 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। कौन से साम्राज्य की? गजनी साम्राज्य की। गजनी साम्राज्य की स्थापना। इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब ये जो अल्पगीन या अलप्तगीन है, इसका गुलाम और इसके गुलाम का नाम है सुबुक्तगीन। इसका गुलाम है, गुलाम का नाम क्या है? सुबुक्तगीन। इसने 977 ईस्वी में कौन से वंश की स्थापना की? यामिनी वंश की स्थापना। एक तो तुर्क आक्रमण में 962 ईस्वी याद रखना है। अल्पगीन या अलप्तगीन, इसने गजनी साम्राज्य स्थापित किया। इसी का गुलाम था सुबुक्तगीन। 977 में कौन सा वंश स्थापित किया? यामिनी वंश। यानी ये पहला तुर्क था सुबुक्तगीन जिसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? अरब थे, जरूर ध्यान रखना है। लेकिन अगर तुर्क आक्रमणकारियों में हम बात करें, पहला आक्रमणकारी कौन होगा? सुबुक्तगीन। इसमें अपन नोट कर सकते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमण है। एक बार आप इनको डालो, नेक्स्ट एक बार
यदि अपन इसकी बात करें, इसने आक्रमण तो किया है भारत पर पहली बार। इसने किसको पराजित किया था वो भी हमें नोट करना है। ये जो गुलाम था सुबुक्तगीन, इसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। गुजरात के थे अभी बताऊंगा। हिंदू शाही शासक जयपाल, हिंदू शाही एक तो ये जो हिंदू शाही आपका क्षेत्र है, ये आपके पंजाब के आसपास का क्षेत्र, कहाँ के आसपास का क्षेत्र है? पंजाब। ठीक है। और यहाँ की इनकी राजधानी थी उदभांडपुर, नाम सुनाओ जिसे वेहंद के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या है? जिसका दूसरा नाम है वेहंद। इतना ध्यान रखना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमण है, कौन हो जाएगा? सुबुक्तगीन। इसके ऊपर किया आक्रमण है जयपाल। और ये कौन किस प्रकार के वंश से जुड़ा हुआ है? हिंदू शाही, जिनका मुख्य रूप से शासन पंजाब और उसके आसपास था। और इसकी राजधानी क्या थी? उदभांडपुर अथवा वेहंद। जैसे हमने बात की थी, सिंध की राजधानी क्या थी? अलौर अथवा रोहेरा, अलौर अथवा रोहेरा। इनकी राजधानी क्या थी? उदभांडपुर अथवा वेहंद। अब इसी सुबुक्तगीन का पुत्र होगा महमूद गजनवी। ये वंश की स्थापना करता था इसी के आसपास की, 97 में हमने वंश की स्थापना करता है, उसी के आसपास 907। अभी सनों की टेंशन मत लो, इतनी दुनिया भर की सन आएंगी, दुनिया भर की। हाँ ये तो पहला देखो भी आप ये रहा। कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, आक्रमण किया। अब सबसे बड़ी बात क्या है भाई, मुसलमानों का प्रवेश हो चुका है 712 से। उसके बाद उन्होंने अपनी लूटपाट की गतिविधियां शुरू कर दी। और सबसे बड़ी, राजस्थान में लगा लो, आपसे भारत में लगा लो, एकता की भावना देखने को नहीं मिलती, इसीलिए एक एक करके पराजित होते चले गए। अब महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण है, तो 17 आक्रमण थोड़ी है, उसने छोटी मोटी को लूटपाट की घटना घटित की, वो भी आक्रमण में काउंट कर दिया गया। तो ऐसे बोलते हैं हाँ, यानी जो आपके गुजर प्रतिहार हैं, इन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों से अपने राज्य की नहीं, अपने देश की रक्षा की थी। जब मैं पढ़ाता हूँ गुजर प्रतिहार, वहाँ उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक दीवार का कार्य किया था, गुजर प्रतिहार का टॉपिक आता है, उसमें बताया जाता है दीवार के रूप में। इसी प्रकार मेवाड़ के शासक को लगा लो, मेवाड़ का शासक जिसका नाम सुना होगा बप्पा रावल। बप्पा रावल ने भी विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को बचाया था।
अब जैसे महमूद गजनवी जब आक्रमण करता है तो एक क्वेश्चन जरूर याद रखना है, उस समय कश्मीर में किसका शासन था? उस समय गुर्जर परतियार वंश का शासक कौन था? 2 लाइनें हमें याद रखनी है। अभी बात करेंगे अपन आगे, इसके बाद देखिए चले आगे। अब आता है महमूद गजनवी। नौ सौ 98 से लेकर के 1030। लेकिन एक इतिहासकार है सर हेनरी इलियट। एक इतिहासकार का नाम क्या है? सर हेनरी इलियट। उसके अनुसार इसने 1000 से लेकर 1027 तक 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 आक्रमण किए। अभी मैंने बताया कोई छोटी मोटी लूटपाट की घटना होगी, उसको भी इन्होंने किसका नाम दे दिया? आक्रमण। इसमें हमें राजस्थान के दृष्टिकोण से एक लाइन याद रखनी है। राजस्थान में इसने कहा आक्रमण किया? 17 के 17 ना तो हमें याद करने हैं ना याद होंगे, मेन 3-4 जो आक्रमण वो हमें याद करने हैं। राजस्थान में इसने कहा लूटपाट की? महमूद गजनवी। अगर आपने इस स्थान का नाम सुना हो, नारायणपुर, कोई अलवर का है तो नारायणपुर है अलवर में। 1007 में वहां लूटपाट की थी इसने। अपन लिख लेंगे वो सारी बातें। तो एक तो महमूद गजनवी किसका पुत्र है? अलाउद्दीन। तो क्या है? गजनवी साम्राज्य का संस्थान। इसकी उपाधियां देखो। एक उपाधि है अमीन उल मिल्लत। यामीन उद्दौला। अमीन उल मिल्लत का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। समझ रहे हो? इसका अर्थ क्या होता है? मुसलमानों का संरक्षक। संरक्षक। और इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। महमूद गजनवी को एक नाम से और जाना जाता है, अगर आपको याद हो, मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति भंजक। तो मूर्ति भंजक का अर्थ क्या हुआ? मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्योंकि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, तो बात करेंगे अपन आगे। मूर्ति भंजक का अर्थ है मूर्तियों को तोड़ने वाला। मूर्तियों को तोड़ने वाला। अभी मैंने बताया सर हेनरी इलियट एक इतिहासकार है, विद्वान है। उनके अनुसार इन्होंने 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17। इसी प्रकार यदि आपने राजस्थान में एक शासक का नाम सुना हो, हमीर देव चौहान, उसने भी अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। हमीर देव चौहान ने भी कितने युद्ध लड़े थे? 17। और वो अंतिम 1301 वाला युद्ध था, उसमें पराजित हुए। वो पराजित हुए से विश्वासघात के कारण। उसके सेनापति थे ना कौन कौन? रणमल और रद्दीपाल। रणमल और रद्दीपाल। जो इतिहासकार है सर हेनरी इलियट। सर हेनरी इलियट। इसके अनुसार महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक भारत पर कितने आक्रमण किए?
17 आक्रमण किए। अब बताओ ये कौन से वंश से संबंधित हो जाएगा? यामिनी वंश से संबंधित। ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन से वंश से संबंधित था? यामिनी वंश से संबंधित था। ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। भारत में पहला शासक जिसने कौन सी उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला एक प्रथम शासक है, प्रथम व्यक्ति था। तो पिता का नाम सुबुक्तगीन, इसकी उपाधियां अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक, यामिन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, एक इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, इसका अर्थ हुआ मूर्तियों को तोड़ने वाला। सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण। और ये कौन से वंश का था? क्लियर हुआ? लिखो। इसका ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सोमनाथ मंदिर पर आता है, और एक आता है कौन सा? अंतिम आक्रमण 1027 सिंध की जाट जाति पर। औरंगाबाद आक्रमण याद हो गया? और वो इस्लाम का उदय वो भी याद हो गया। शाबाश। देख लिए? अब इसने भारत पर जो आक्रमण किए उसके दो उद्देश्य माने जाते हैं। भारत पर आक्रमण किए उसके दो उद्देश्य हैं, और दो विद्वानों के अनुसार पर दो उद्देश्य लिखे गए। एक तो विद्वान है इरफान हबीब, अगर विद्वान याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। इरफान हबीब ने क्या लिखा है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था, न कि इस्लाम का प्रसार। जबकि इसी का एक दरबारी था कुतुबी, नाम सुना नहीं सुना आपने? इसी का एक दरबारी था कुतुबी जिसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख-ए-यामिनी। अभी लिखेंगे अपन उन चीजों को। उसने क्या लिखा है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य तो क्या था? लूटपाट। क्योंकि भारत तो उस समुद्र के समान था, यानी मीठे जल के समान था, जो आओ और उसमें से पानी निकालो और ले जाओ। सोने की चिड़िया कहा जाता था, अरे कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया। जितने भी आक्रमणकारी आए यानी यहाँ से लूट के लेके गए। वो अंग्रेजों के समय की स्थिति देख लो। अंग्रेजों के समय कहावत प्रचलित हो गई थी कि अंग्रेज गंगा नदी के किनारे से सोना निकालते हैं, और लंदन में कौन सी नदी है? जेम्स नदी है, पढ़ा हुआ ना, उसके किनारे उसे ले जाकर निचोड़ देते हैं।
क्योंकि प्रारंभ से ही लूटपाट हुई है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सोने के पंख ही नहीं बचे फिर बाद में तो हालात खराब हो गए। अंग्रेज नहीं, अंग्रेजों को दोष मत दो, या तो शुरू से लूटपाट हो रही है। अंग्रेजों को दोष दे देते हम तो, क्या अंग्रेजों ने लूटा है? लूटपाट सभी ने की है, जितने भी आक्रमणकारी उन्होंने लूटपाट की, लेकिन फिर भी आज भारत विश्व के अन्य देशों की श्रेणियों में, एक अच्छे देशों की श्रेणियों में खड़ा हुआ है। लेकिन सर इनका उद्देश्य मतलब शासन करना था, लेकिन अंग्रेजों की तरह वो ना एकदम कैदी की तरह रखना नहीं था। वो कारण ये क्या होता चाहते थे है? कि इनकी प्रजा एकदम सुखी रहे। देखो कारण क्या होता है, जब आप लंबे समय तक किसी एक स्थान पर शासन करते हो, यानी लंबे समय तक शासन करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात को लोग स्वीकार करें। इकट्ठा जरूरी नहीं है कि आप जो भी निर्णय दे रहे हो, कोई भी कानून बना रहे हो, उसको हर बात को फॉलो करें। जैसे मान लीजिए यही क्लास की बात है, अब मैं आपको हो सकता है 10 लाइनें बताऊं, 10 बातें बताऊं, जरूरी नहीं कि 10 की 10 बातें आपको उचित लगे। कोई एक ऐसी लाइन हो जिसमें आप विरोध कर सकते हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो विरोध करेगा, दमन होगा। विरोध यानी आपने अत्याचार तो नहीं सुने, आप मुगल काल में, सल्तनत काल में अत्याचार देखिए कितने भयानक अत्याचार होते हैं। अत्याचार यहाँ से भी है, अत्याचार अंग्रेजों के समय भी हुए हैं। तो ये तो क्या है, लूटपाट की गतिविधियां संचालित रही, शुरू से ही संचालित है। क्योंकि आप देख लो मुल्तान से इतना सोना मिला, वही बात है, पहली बार किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिल जाए जिसने 10,000 भी नहीं देखे हों। मुल्तान का नाम ही सोने का नगर रख दिया, सोचने की बात है। और इसी प्रकार सोमनाथ के मंदिर से इन्होंने अपार धन संपत्ति लूटी है। और सोमनाथ का मंदिर तो ऐसा मंदिर है जिस पर निरंतर आक्रमण हुए, लेकिन आज भी वो उसी रूप में आपके सामने खड़ा हुआ है। तो सोमनाथ के मंदिर पर तो आपके ये अलाउद्दीन खिलजी, इसने भी आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर तो टारगेट हुआ करता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अब वर्तमान में आप एक विशेषता देखी होगा आपने, भारत में वर्तमान में दक्षिण भारत के मंदिर सबसे ज्यादा अमीर है। देख रहे ना आप सर्वे करके, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो मंदिर सुरक्षित रह गए। उत्तर भारत में जहां भी गए, क्योंकि इनको पता था सबसे ज्यादा खजाना कहाँ है, मंदिरों में। लोग दान दिया करते थे, भरपूर दान दिया करते थे। आज उत्तरी भारत के मंदिर देख लो आप दक्षिण भारत की अपेक्षा, बताओ कौन से धनी है? इसका कारण यही है, क्योंकि एक घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ता है। दक्षिण भारत में मंदिरों में सोना ही सोना आज भी भरा हुआ है, लेकिन उत्तर भारत को तो लूट करके ले गए। राजस्थान में देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो, आप उत्तरी भारत में पंजाब वगैरह में जहाँ भी है, कहीं भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो धनी मंदिर कहाँ है? साउथ में ही है आदमी, क्योंकि वहां अटैक नहीं किया इन्होंने, और किया तो वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि दक्षिण को दलदल कहा जाता था, दक्षिण को भारत का क्या कहा जाता था? दलदल कहा जाता था। एक बार उस दलदल में कोई फंस गया, निकल गया, उसकी किस्मत है। औरंगजेब की यदि आप बात करो, औरंगजेब दक्षिण के दलदल में इस बार इस प्रकार फंस गया था, उसे उत्तरी भारत में आकर के मरने का मौका नहीं मिला, दक्षिण में मर गया। तो ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इसके आक्रमण के उद्देश्य, 2 उद्देश्य याद रखने हमें। एक तो धन दौलत प्राप्त करना, इसका उल्लेख कौन करता है? इतिहासकार है इरफान हबीब। कौन है? इरफान हबीब। और इसका एक दरबारी था जिसका नाम था उतबी, अभी लिखेंगे अपन नाम उनके। क्या था अभी वो भी बता उद्देश्य, किसके उद्देश्य है? आक्रमण के उद्देश्य। ठीक है, नंबर 1 इरफान हबीब, इतिहासकार है इरफान हबीब। तो इसके अनुसार महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन दौलत प्राप्त करना, भारत से धन दौलत प्राप्त करना। ठीक है, नंबर 2 उतबी, व्यक्ति का नाम है, ये ध्यान रखना है, उतबी।
इसके अनुसार क्या कह रहे हो? आदमी ये लगाइए। ये पुरुष है, ये वैसे कर दिया बस। इस्लाम का प्रचार प्रसार करने अब इससे महमूद गजनवी से संबंधित कुछ विद्वान हैं, अपन यहीं पे साथ साथ एक बार उन विद्वानों को भी देख लेते हैं। तो इनके विद्वान महमूद गजनवी से संबंधित कुछ विद्वान हैं, इन विद्वानों को भी साथ साथ देख लीजिए। जैसे नंबर 1 हम बात करें, कुतुबी को ही ले लीजिए। इनके दरबार में ले रहे हैं और कुतुबी ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक याद रखनी आप। इनकी रचना है तारीख ज्ञान। बस एक लाइन याद रखनी है, कुतुबी का संबंध किससे है? महमूद गजनवी। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी? तारीख ज्ञान। नंबर 2, फिरदौसी, विद्वान का नाम है, ये भी पुरुष है। फिरदौसी विद्वान है और ये पुरुष है। फिरदौसी की रचना कौन सी है? साहेनामा। ध्यान रखना है, फिरदौसी की रचना का नाम क्या है? साहेनामा। और ये जो फिरदौसी है इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। होमर नाम सुना हुआ आपने? मैंने दोबारा सुनिए। एक तो उत्तरी है, उत्तरी की रचना कौन सी है? तारीख। क्लियर? एक विद्वान है फिरदौसी और फिरदौसी की रचना कौन सी है? साहनामा। साहनामा को क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर। एक शब्द है, व्यक्ति का नाम है होमर। देखिए व्यक्ति को कहा जाता है ना, फिरदौसी व्यक्ति है और इसकी तुलना किससे की जाती है? होमर से। हो सकता है निकल गया होगा। फिरदौसी की रचना शाहनामा है। दोबारा सुनिए, फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा। फिरदौसी को क्या कहा जाता है? क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप, इसे यानी फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर। अब होमर कौन है सुनिए। ये जो होमर है ये यूनान का विद्वान था। कौन से देश का विद्वान था? यूनान का। और इस होमर की प्रसिद्ध रचनाएं, इसकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अगर आपको याद हो अच्छी बात है। एक का नाम है इलियड या इलियड और एक का नाम है ओडेसी। एक का नाम है इलियड और एक का नाम है ओडेसी। तो इसका संबंध किससे जोड़ दिया गया? यानी होमर का संबंध या फिरदौसी का संबंध आपस में है, क्योंकि फिरदौसी को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का होमर। पहले लाइन याद होगी कि पूर्व का होमर कहा जाता है। तो होमर कौन है? होमर यूनान का एक विद्वान है। होमर कौन है? यूनान का एक विद्वान है। और इसकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इलियड और ओडिसी। और सबसे बड़ी बात, ये अंधा था। अंधा था फिर भी लिखा है। सोचने की बात है। इसकी आप आपके YouTube वगैरह पे इस पे सर्च करना, होमर के नाम से इसकी मूर्ति बनी हुई है। और अंधा है व्यक्ति, सोचने का।
प्रियंका ने अरे बोल तो सकते हैं व्यक्ति, देखा क्या इसने जो लिखा है ना वो देखा तो सुन करके। आजकल ब्रेल लिपि से संबंधित आजकल तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, तो अंधे होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, वही लिख देते हैं, इशारों से कार्य करना शुरू कर देते हैं। अंधा होने के बावजूद इन्होंने दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की है, इलियड और ओडिसी। अब देखिए, महमूद गजनवी ने इससे कहा था कि आप अपनी रचना कीजिए, मैं आपको प्रत्येक दोहे पर सोने की मोहर दूंगा, लेकिन सोने की मोहर इसको बाद में नहीं दी गई और फिर दोषी ने आत्महत्या कर नहीं दी। पहले हाँ कर दिया, ठीक है भाई मोहर दूंगा अपनी इच्छा से, बाद में नहीं दी, इसने आत्महत्या कर दिया। ध्यान रखने के, इसने आत्महत्या इसके बाद देखिए, तीसरा और प्रमुख विद्वान, इनसे संबंधित तीसरा और प्रमुख विद्वान है जिसका नाम है अल-बरूनी। ये अपन लिख लेंगे एक साथ, पहले समझ लीजिए एक बार अल-बरूनी और समझ, फिर एक साथ लिख लेंगे आराम से इसे समझ। अल-बरूनी, इसकी पुस्तक किताब इसकी रचना कौन सी है? किताब कौन सी भाषा में है? ये अरबी भाषा में है। भाषा कौन सी इसकी? अरबी। इसका हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति था रजनीकांत शर्मा। ये जो अरे वो फिल्म वाला नहीं है, हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा। और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला एक अंग्रेज था जिसका नाम था सचाऊ। मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी अनुवाद। भारतीयों ने अरबी कहाँ से सीख ली? भारतीय पढ़ रहे, भारतीय थोड़ी है, बाहर से आया, किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ आया, और अरबी सीख ले तो कोई बड़ी वाली बात थोड़ी है। अरे तो अंग्रेज है भाई, अंग्रेजी में अनुवाद कौन कर रहा है? अंग्रेज व्यक्ति कर रहा है, अंग्रेज है, भारतीय नहीं है। और अल-बरूनी भारतीय नहीं है, ये तो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। ये किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। और ये जरूरी नहीं कि भारतीय व्यक्ति अरबी नहीं सीख सकता, वहाँ का व्यक्ति हिंदी नहीं सीख सकता। सारी लैंग्वेज सबसे पहले जब हिंदुस्तान सबसे पहले अरबी जब सीखी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति आया, अब जैसे ये अरबी भाषा के जानकार थे तो यहाँ रहना शुरू किया, लोग इनके संपर्क में आए तो इन्होंने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। अभी मैं उदाहरण दूंगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है। अब आप कहोगे पुराणों का अध्ययन कहाँ से कर लेगा? पुराण तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, पुराण संस्कृत भाषा में, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है अल-बरूनी। तो आप ये कहेंगे कि यार ये संस्कृत कैसे सीख गया, जबकि तो कौन सी भाषा में पुस्तक लिख रहा है? अरबी भाषा में। तो ये जो किताब उल हिंद है, इस पुस्तक को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। यानी 11वीं सदी के भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां कौन सी पुस्तक से मिलती है? किताब उल हिंद से। तो इसे क्या कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण। 11वीं सदी के भारत का दर्पण। ये पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। ये लाइन और याद रखनी है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। इसमें मोटी मोटी 3-4 लाइनें हैं। इसकी किताब ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी किताब लिखी है? किताब कौन सी भाषा में है ये ध्यान रखेंगे। अरबी भाषा में। इसे 11वीं शताब्दी के या 11वीं सदी के भारत का, ये तो याद हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद कोई जरूरी नहीं है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। और एक ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? जबकि पुराण तो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा। अब लिख लीजिए एक बार इनको। फिर इसके आक्रमण कहाँ क्या हुए 2-4 उठाई। एक बार लिख लें। कोई बात नहीं, लिख लो। कोई नहीं जाता 2 से ये बस अब पूरा ही हो गया। नबी की जानकारी मिलती है किताब नबी की जानकारी मिलती है किताब इनसे इसमें क्या भारत के बारे में लिखा है? पिछली लाइन देखो ना। 11वीं सदी के भारत का दर्पण का मतलब क्या है? आईना। यानी 11वीं सदी में भारत की स्थिति क्या थी, उसका आईना दिखाती है। और अगर भारत का उल्लेख है तो ये किससे संबंधित है? महमूद गजनवी से। तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कल राजस्थान की कल एग्जाम है किसी का? किस पर? का है किसका? कौन देंगे एग्जाम में? फिर बताओ आप। 1 2 3 राजस्थान की क्लास ले रहे हो? राजस्थान जी की पढ़ रहे हो? राजस्थान थोड़ी पढ़ रहे हैं। पूछ रहा हूँ राजस्थान के बैच में भी हो क्या? बस तो फिर कोई ले लें कर ज्यादा हो फिर कोई मतलब नहीं। अभी ये पढ़ी नहीं रही राजस्थान। इसके बाद देखिए नहीं लिखा एक तो ध्यान रखेंगे, जब इसने भारत पर आक्रमण किया उस समय कश्मीर पर किसका शासन था? एक रानी है जिसका नाम था दिद्दा। मैं नाम नहीं सुना, मैं लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ। देखो माता सुना है?
महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, 2 लाइनें याद रखनी है आपको। कश्मीर, कश्मीर में तो किसका शासन था? रानी। दिद्दा का शासन, कश्मीर में शासन कौन कर रही थी? रानी दिद्दा। और नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? 2 नाम याद रखना। जब आक्रमण किया तो कश्मीर में कौन है? रानी दिद्दा। रानी दिद्दा। और गुर्जर प्रतिहार का शासक कौन था? अब इसने भारत पर पहला आक्रमण किया है 1001 में। और पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। और इसने पराजित होने के बाद आत्महत्या कर ली। 1000 ईस्वी में गजनवी ने प्रथम आक्रमण पंजाब के राजा जयपाल पर किया और इसने पराजित होकर आत्महत्या कर ली। पराजित होकर आत्महत्या कर ली। अभी मैंने बताया था राजस्थान में इसका आक्रमण कहाँ हुआ था? नारायणपुर अलवर। बाकी इसका एक तो पहला याद रखना है और एक आपका 16वां कहाँ? सोमनाथ के मंदिर पर। और एक अंतिम, लेकिन फिर भी अपन 4-5 लिख लेते हैं। 1007 में 1007 में इन्होंने अलवर में स्थित नारायणपुर को लूटा था। आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि लूटपाट की, उसको भी आक्रमण का नाम दे दिया गया। इसके बाद देखिए 1007 नारायणपुर अलवर को लूटा। नारायणपुर अलवर को लूटा। 1015 में इसने कश्मीर के लोहेकोट दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा था। ध्यान रखना है 1015 कश्मीर में स्थित लोहेकोट दुर्ग पर असफल आक्रमण किया। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा माना जाता है? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो इसी दौरान इसको कहा गया है मूर्ति भंजक। इसी समय कौन सा नाम प्रचलित हुआ था? मूर्ति भंजक। क्योंकि जब वो मूर्ति को तोड़ रहे थे सोमनाथ मंदिर में जो शिव की मूर्ति थी, तो वहां के पुजारियों ने इससे कहा कि हम आपको धन दे देंगे, हमारी मूर्ति को नहीं तोड़े। तो इन्होंने कहा था कि मैं मूर्ति भंजक हूँ, मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ। यानी मूर्ति लेकर के बेचूंगा नहीं, मैं इसको क्या करूंगा? तोड़ूंगा। इसीलिए ध्यान रखना है किस आक्रमणकारी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है? महमूद गजनवी। 1025 में आक्रमण कहाँ हुआ? 1025 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण।
और जो सोमनाथ का मंदिर है किसका मंदिर था? भगवान शिव का मंदिर था। और ये कौन सा आक्रमण है इसका? 16वां आक्रमण। संख्या याद है, 16वां आक्रमण था। यहां से अपार धन की प्राप्ति हुई। अब जब इसने मंदिर को लूटा, मंदिर में तोड़ फोड़ की, तो इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम। ध्यान रखना है, किसने करवाया? क्वेश्चन भी आया हुआ है। भीम प्रथम, जो गुजरात का शासक है, भीम प्रथम। भीम प्रथम, तो इसने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कौन से वंश का था? गुजरात में कौन सा वंश है? चालुक्य वंश है। ये गुजरात के शासक होंगे जो मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार आएंगे। मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार कहाँ आ रहा था? गुजरात में। तो यहाँ तक लिख लीजिए, बाकी बात करेंगे। कल आपका मोहम्मद गौरी भी हो जाएगा। कल का मतलब नेक्स्ट सोमवार को, मुझे पता है कल संडे है। फिर उसके बाद अपना दिल्ली सल्तनत का टॉपिक शुरू।